तो चलिए इसमें पहले दिया है क्रियाकलाप 1 प्रश्न संख्या 202। यहाँ पर देखिए इसमें बिंदु दिए हैं कुछ। बिंदु क्या क्या हैं? एक गहरी श्वास लीजिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक और अधिक गहरी सांस लीजिए। जितना संभव हो सके श्वास को रोक कर रखिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। आप कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं? जब आप श्वास रोक कर रखते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। जब हम श्वास लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक है। हम ज़्यादा देर श्वास को नहीं रोक सकते। जब हम श्वास को देर तक रोक कर देखते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और हम असहज महसूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 पृष्ठ संख्या 204 पर आ जाते हैं। इसमें बिंदु दिए हैं 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार कागज, एक कैंची, एक आल पेन और एक मुलायम डंडी लीजिए। इसके अंतर्गत यहाँ पर दूसरा है चित्र 11.2 में दर्शाए गए निर्देशानुसार फिरकी बनाइए। तो यहाँ पर ये चित्र दिया है, इस तरीके से ये फिरकी बनाना है हमें। अब आप अपने हाथ में फिरकी को पकड़कर दौड़िए। आप इसे फूंक मारकर भी चला सकते हैं। आप क्या देखते हैं? तो यहाँ उत्तर लिखेंगे। छात्र दिए गए निर्देशानुसार स्वयं बनाएं, है ना। हम हाथ में फिरकी लेकर दौड़ने पर देखते हैं कि यह तेजी से घूमती है, यह वायु के कारण घूमती है। आगे है क्रियाकलाप 3 पृष्ठ संख्या 206। इसमें दिया तालिका में स्तंभ 2 एवं स्तंभ 3 को भरें। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका दी हुई है। स्तंभ 2 और स्तंभ 3 को भरना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने तालिका आपको बता दी है। इस तरीके से आप भी अपनी फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये अक्षर छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको जूम करके लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 210। इसमें प्रश्न दिया है क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई न दे? उत्तर लिखेंगे। पहला, हमें दिन के समय भी कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ सकता है। दूसरा है पौधे सूर्य की उपस्थिति के बिना अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पीले पड़ जाएंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तीसरा है सूर्य के बिना तापमान काफ़ी कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 211 पर आ गए हम। इसमें प्रश्न दिया है एक बड़े वन क्षेत्र को काटने के क्या परिणाम होते हैं? उत्तर लिखेंगे। वन क्षेत्र को काटने से वन्य जीवों को भोजन व आश्रय नहीं मिलता, जल चक्र बाधित होता है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, उपजाऊ मिट्टी बहकर बर्बाद हो जाती है। आगे है क्रियाकलाप 4 पृष्ठ संख्या 212। इसमें ये बिंदु दिए गए हैं। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मृदा के नमूने, ये हमने एक टेबल बनाई है इसकी, मृदा के नमूने। चलिए यहाँ पर पहला कॉलम है स्थान जहाँ से नमूना एकत्रित किया गया, मृदा के बारे में अनुमान। अगला है नग्न आंखों से मृदा का अवलोकन। इसके बाद अगला कॉलम है आवर्धक लेंस से मृदा का अवलोकन। तो इन सभी इस पूरी टेबल को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे एक और टेबल दी हुई है मृदा के नमूने, इसको भी आप कंप्लीट कर लें। ये टेबल वही टेबल है बच्चों। तो वहाँ पर ये क्या है, ऊपर धुंधली दी हुई थी, यहाँ पर ये सही दी हुई है, आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी, तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें चौथा पॉइंट है इसी टेबल में, इसको भी आप लिख लें। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है नमूनों तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 4 पृष्ठ संख्या 212 पर आ गए हैं हम। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ बिंदु दिए हैं। बिंदु देने के बाद यहाँ पर नीचे टेबल दी हुई है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे दिया है और ये बिंदु दिए हैं। यहाँ पर नमूनों के बारे में लगाए गए अनुमान और निकट से किए गए अवलोकन में क्या अंतर है। यहाँ पर ये कुछ प्रश्न पूछे हैं सारणी के अनुसार, इस टेबल के अनुसार। तो चलिए हम उत्तर लिखेंगे।
विभिन्न स्थानों से लिए गए मृदा के नमूनों में अंतर दिखाई दिया। वे अलग रंग की विविध गठन वाली दिखाई दी क्योंकि उनमें भिन्न भिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। घर के बगीचे एवं खेत से ली गई मृदा गहरे रंग की तथा कार्बनिक पदार्थों युक्त थी। इसमें केंचुए के अपशिष्ट पदार्थ भी स्पष्ट दिखाई दिए। स्कूल से ली गई मृदा रेतीली एवं छोटे कंकड़ों युक्त थी। इसमें जीवांश पदार्थों का अभाव था। वहीं तालाब के किनारे से ली गई मृदा काले रंग की एवं बहुत चिकनी थी। नग्न आँखों से और आवर्धक लेंस से किए गए अवलोकन में भी अंतर दिखाई दिया। लेंस से देखने पर हमें मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव भी दिखाई दिए जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। चलिए आगे क्रियाकलाप 5 प्रश्न संख्या 216 पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इनका उत्तर लिखेंगे। वाहन का प्रकार, उपयोग में आने वाले ईंधन। तो वाहन का प्रकार यहाँ और उपयोग में आने वाले ईंधन यहाँ लिखेंगे हम। तो वाहन का प्रकार में क्या है? बस, कार, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, नाव आदि। उपयोग में आने वाले ईंधन डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पेट्रोल, समुद्री डीजल तेल, भारी ईंधन तेल, मेथेनॉल। वह वाहन 3 प्रकार के होते हैं: थल पर चलने वाले, नभ पर उड़ने वाले और जल पर चलने वाले। सामान्यतः वाहनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6 प्रश्न संख्या 219। इसमें प्रश्न दिए हैं, देखिए। चलिए उसका उत्तर लिखेंगे। उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर टेबल बनेगी, एक गतिविधि, एक कालम होगा प्राकृतिक संसाधन। गतिविधि में क्या लिखेंगे? कपड़े धोना, मिट्टी के खिलौने बनाना, जलाने की लकड़ी एकत्रित करना, पतंग बनाना और जलपान करना। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन में लिखेंगे पानी, मृदा, वन, वृक्ष, पेड़ पौधे, जल। इसके बाद आगे है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अभ्यास। आइए और अधिक सीखें। इसमें प्रश्न एक दिया है, ये देखिए। इसमें प्रश्न में ये चित्र दिए गए हैं। चलिए यहाँ तक ये प्रश्न था। अब हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर जोड़ियाँ बना। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, यहाँ पर हमें जोड़ियाँ बनाना है। जोड़ियाँ यहाँ पर इसको पहले को 4 से मिलाएंगे, दूसरे को 3 से मिलाएंगे, तीसरे को 2 से मिलाएंगे और चौथे को 1 से मिला देंगे। तो बच्चों ये हमारी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आप भी कंप्लीट कर लें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 पर आ गए हैं हम। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। यदि असत्य हैं तो उन्हें सही करके पुनः लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे कथन दिए हुए हैं। चलिए, का वाला कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य लिखेंगे। खा है असत्य। इसके बाद ये देखिए इसके उत्तर नीचे दिए हुए हैं। का वाला सत्य है, खा वाला असत्य है, मशीन मानव निर्मित संसाधन है, और गा वाला सत्य है और घा वाला सत्य है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 पर आ गए हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरिए। 3.1 ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है। का है मिट्टी का तेल, खा पेट्रोल, गा डीजल, घा सीएनजी। इसमें सही ऑप्शन है पेट्रोल। आगे अगला है नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण है। इसमें है सही का जल। अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज। उत्तर लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या है? वन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज। अगला है प्रश्न 5। हम यह क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है? उत्तर लिखेंगे पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इसका निर्माण कृत्रिम प्रक्रियाओं द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर लिखेंगे वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि पेड़ों की वृद्धि में लंबा समय लगता है। पेड़ों के कटने से जैव विविधता, मृदा संरचना और पर्यावरण पर
नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई से बारिश कम होती है, जिससे कम पेड़ उग पाते हैं। अगला प्रश्न 7 है, 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उनका उपयोग कम करने की विधियां समझाइए, सुझाएं। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हमने टेबल बना ली है। यहाँ पर पहला कॉलम है दैनिक गतिविधि, दूसरा है संसाधन, तीसरा कॉलम है उपयोग कम करने की विधियाँ। तो इसको आप वीडियो को पॉज करें और इसको जूम करके आप अपनी फेयर कॉपी में इसको लिख लें। चलिए बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया है, 4 गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव हैं। उत्तर लिखेंगे। वायु की उपस्थिति में संभावित गतिविधियां निम्न हैं। पहली है मोमबत्ती जलाना, दूसरा है श्वास लेना, तीसरा है पवन चक्की से विद्युत उत्पन्न, और चौथा है कागज की पतंग उड़ाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया है, आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे, ऐसे कार्यों की सूची बनाइए। उत्तर लिखेंगे। अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए हम अग्र कार्य करेंगे। पहला है, अपने बगीचे की देखभाल करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी अपने बगीचे में पौधों को लगाने को कहेंगे। दूसरा है, पार्कों और खुले स्थानों पर पेड़ लगाएंगे। तीसरा है, स्कूल में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे। चौथा है, वृक्षारोपण अभियान चलाएंगे और लोगों को उसमें भाग लेने को प्रोत्साहित करेंगे। पांचवा है, जो पेड़ सरकार द्वारा सड़कों के दोनों ओर लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 10 दिया है, दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये चित्र दिया है, इसमें भोजन बनाया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर का है, भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। खा है, भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ एक हानि लिखें। उत्तर लिखेंगे खा वाले का सौर ऊर्जा। खा वाले का उत्तर लिखेंगे। लाभ है, सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। हानि लिखेंगे, यह मौसम पर निर्भर है। अगर सूर्य न निकले, अर्थात बरसाती मौसम में और रात में इसका उपयोग नहीं हो पाता। अगला है प्रश्न 11, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है। उत्तर लिखेंगे। पेड़ों की जड़ें मृदा को जकड़ कर रखती हैं और उसे बहने से रोकती हैं। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती हैं और मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती हैं। यदि पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटा जाता है तो बारिश से मिट्टी बह जाती है और उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है। पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, 2 मानवीय गतिविधियां बताइए जिनसे वायु प्रदूषित होती है। एक कार्य सुझाएं जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो। उत्तर लिखेंगे। पहला, पेड़ों को काटने से हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं हो पाती, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा लिखेंगे, वाहनों और कारखानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, जिससे हानिकारक प्रदूषक तत्व वायु में मिल जाते हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों या सीएनजी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए। अगला है प्रश्न 13, एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैर स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग किया करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो। उत्तर लिखेंगे। अगर एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो तो सौर पैनल से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। अगला है प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और अनवीकरणीय संसाधन। उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये उत्तर में हमने चित्र बनाया। इस तरीके से आप भी इस चित्र को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें। अगला है इसके बाद प्रश्न नंबर 15, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसीलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या यह उचित है। चर्चा कीजिए और
एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर लिखेंगे, पेड़ों की कटाई एकदम उचित नहीं है। पेड़ हमें ऑक्सीजन और भोजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, अनेक जीवों को आश्रय देते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ों को काटने से जैव विविधता का ह्रास होता है, जलवायु परिवर्तन और जल चक्रण में परिवर्तन होता है। हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। अगर पृथ्वी पर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन ही नहीं रहेगा। अगला है प्रश्न 16, अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाइए। इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी? उत्तर लिखेंगे, नंबर 1, पानी के अनावश्यक दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। दूसरा, पानी के रिसाव को ठीक करेंगे। तीसरा, वर्षा जल संचयन की योजना बनाएंगे। बनाने पानी के कम उपयोग से पानी की बचत होगी। यह प्राकृतिक संसाधन है, इससे पर्यावरण संरक्षण होगा। और भी सीखें। इसमें प्रश्न 1 दिया है, अपने देश में उपयोग की जा रही कुछ पारंपरिक वर्षा जल संचयन विधियों के बारे में बताइए। उत्तर लिखेंगे, वर्षा जल संचयन के लिए बावड़ी और बाव बनाए जाते थे, जिसमें वर्षा का जल नदियों से रिसने वाला जल और झीलों का जल संचयित होता था। अगला है प्रश्न 2, चट्टानें किससे बनती हैं? कुछ मुख्य चट्टानों के नाम और उनका उपयोग भी लिखिए। उत्तर लिखेंगे, चट्टानें खनिजों से बनती हैं। ये मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ प्रमुख चट्टानें एवं उपयोग निम्न प्रकार हैं। पहला है लेटराइट, ईंट बनाने में। दूसरा है ग्रेनाइट, इमारत बनाने में। तीसरा है संगमरमर, इमारत बनाने में। चौथा है ग्रेफाइट, पेंसिल बनाने में। पांचवा है स्लेट, छत बनाने में। ब्लैकबोर्ड बनाने में। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? इसमें सही ऑप्शन है चौथा, 2/3। अगला है दूसरा प्रश्न, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। अगला है तीसरा, मृदा किससे बनती है? सही ऑप्शन है चट्टानों से। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? सही ऑप्शन है जल। पांचवा है, मृदा के अंदर पाए जाने वाले कौन से जीव मृदा को उपजाऊ बनाते हैं? सही ऑप्शन है केंचुए। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला रिक्त स्थान दिया है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। सही मतलब इसमें खाली स्थान भरेंगे 21%। इसके बाद दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत। इसमें खाली स्थान भरेंगे दूसरे में सूर्य। इसके बाद तीसरे में भरेंगे चिपको यहाँ पर। चौथे खाली स्थान भरेंगे हम पौधों और पांचवें खाली स्थान भरेंगे हम प्राकृतिक संसाधन। चलिए बच्चों, इस तरीके से ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर इनके उत्तर लिखे हुए हैं। आप भी इनको, अगर आपको छोटे अक्षरों में नहीं दिखाई देते हैं तो आप यहाँ से इनको देखकर अपनी फेयर कॉपी में पूर्ण कर सकते हैं। चलिए आगे है अन्य प्रश्न। इसमें प्रश्न 1 दिया है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु में मुख्य गैसों के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे, वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड 1% हैं। अगला है प्रश्न 2, हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? जल के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाइए। उत्तर लिखेंगे, हमें जल महासागरों और समुद्रों से प्राप्त होता है। ये लवणीय होता है। पीने योग्य अलवणीय जल हमें नदियों, कुओं और झीलों से प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न 3, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका उपयोग बिजली उत्पादन में, वाहनों और कारखानों में किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 4, सौर पैनल क्या होते हैं? सूर्य ऊर्जा के उपयोग लिखिए। उत्तर लिखेंगे, सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करके विद्युत उत्पादन करते हैं। सूर्य ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर द्वारा खाना बनाने में और जल ऊष्मक द्वारा जल गर्म करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 5, वनों से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, लकड़ी, कागज, गोंद, मसाले, औषधियाँ। अगला प्रश्न है 6,
मृदा कैसे बनती है? उत्तर लिखेंगे, मृदा हजारों वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से बनती है। अगला है 7वां प्रश्न, पवन चक्की फार्म से क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे, पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र है जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, हमारे देश के कुछ पवन चक्की फार्म मूपंडल पवन चक्की फार्म तमिलनाडु, पवन चक्की फार्म जैसलमेर और ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म महाराष्ट्र हैं। प्रश्न 8 पर आएंगे, कोयले का क्या उपयोग है? यह भारत में किन राज्यों में पाया जाता है? उत्तर लिखेंगे, कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। अगला है प्रश्न 9, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के चार उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे। मानव निर्मित संसाधन सड़क, घर, साइकिल, उद्योग। अगला है प्रश्न 10, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में लिखेंगे, ये वे संसाधन हैं जिनका नवीनीकरण और पुनः पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है, जैसे जल, वायु। अनवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन हैं जिनका नवीनीकरण और पुनः पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर नहीं होती, इनका भंडार सीमित मात्रा में होता है, जैसे मृदा, पेट्रोलियम। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।